तो जो कुछ भी अचीव करा है वो सब माइंड से ही अचीव किया है. इट इज योर माइंड विच ड्राइव्स यू, इट इज नॉट द फिजिकल पावर विच ड्राइव्स यू. आपकी रील भी है ना कि बिजनेस को अच्छे से चलाओ, ऑटोमेट करो और नेक्स्ट पे शिफ्ट हो. अब आप एक नया वेंचर ओपन करने जा रहे हैं, मेडिप्रेन्योर. ये एक आर्ट एंड साइंस है. मेडिकल में जो लोग अभी आ रहे हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो भी अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो हम उनको एक सिस्टमैटिक कोर्स प्रोवाइड कराएं. टेक्निकल स्किल काफी है या ऐसी कौन सी ऐसी दूसरी जो स्किल्स हैं जो हमको एक सक्सेसफुल हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाती है? लेकिन साथ में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज करने हैं, आपको प्रिंट मीडिया कैसे यूज करना है, आपको अपना पीआर कैसे बनाना है, सो दैट आप कम से कम समय में अपने को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश कर सके. तो आपको 1.5 करोड़ रुपए की सेविंग करने में कितना समय जाएगा, और अगर आप ठीक से नेगोशिएट कर लेते तो आप देन एंड देयर बचा लेते. क्योंकि जब आपका केस कोर्ट में जाता है ना, जो टिल्टिंग है, पुलिस, जुडिशरी, मीडिया, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर पेशेंट की तरफ ज्यादा होता है. तो एआई के बिना तो अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते रहने की, है ना. वो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता 3 इडियट्स के कि लाइफ इज नॉट अ रेस, इट इज अ रेस. यू हैव टू बीट द कॉम्पिटिशन. अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जिसको हेल्थ केयर की नॉलेज है, वो बेचारा कैट और जीमैट पास नहीं कर पाएगा. तो वहां पर जो मैनेजमेंट पढ़ने के लिए जा रहा है वो डॉक्टर नहीं है. भले ही आपने एमबीबीएस करा हो, भले ही आपने आयुष करा हो, भले ही आपने डेंटिस्ट्री करी हो, भले ही आप पैरा क्लिनिकल में हो, ये वाला कोर्स सबके लिए ओपन है. एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन हमको 8 से 10 साल लग जाते हैं किसी भी टेक्निक को सीखने के लिए, और वो टेक्निकल स्किल्स हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट करा जाए, पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा इलाज कैसे दिया जाए, वो हम उस 8 से 10 साल में सीखते हैं. लेकिन क्या ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशन के लिए सही है? क्या ये इनफ है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंदर सिंह. सर, आपका इस शो के अंदर स्वागत है. थैंक यू. डॉक्टर अरविंदर सर, जो कि सीईओ और सीएमडी हैं अर्थ ग्रुप के, डबल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, 2 टाइम टेडेक्स स्पीकर हैं, आईआईएम गोल्ड मेडलिस्ट हैं. सर ब्रिटिश पार्लियामेंट से अवार्ड जीत चुके हैं, एशियन बिजनेस कॉन्क्लेव में सर अवार्ड जीत चुके हैं, ग्लोबल मास्टरमाइंड एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल. सर, आपने अपनी लाइफ को कह सकते हैं कि जीरो से स्टार्ट किया, और अभी जैसे कि मैं बताते बताते ही मेरे को याद करना पड़ा कि आपके इतने सारे अचीवमेंट हैं. तो सर, ये इतना कुछ आपने अचीव करा, वो भी सबसे बड़ी चीज़ एज अ फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद, ये सर आपने कैसे किया, और क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है? देखिए, फिजिकल चैलेंज की जहाँ तक बात है, तो फिजिकली तो मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव करा नहीं है. तो जो कुछ भी अचीव करा है वो सब माइंड से ही अचीव किया है. हाँ, जरूर एक खरदुंगला पास पे बाइक चलाने ले गया था. खरदुंगला पास प्लस स्कूबा डाइविंग, तो ये तो नहीं कह सकते कि फिजिकली आपने कुछ भी करा. हम भी स्कूबा डाइविंग अगर करने सोचेंगे तो हम भी 10 बार सोचेंगे सर, वो तो आपने कर दी. तो ये क्या चीज सर आपको ऐसी मोटिवेट करती है कि नहीं, ये तो मुझे करना ही है? लाइफ के फंडामेंटल्स बड़े क्लियर रहे शुरू से कि इट इज योर माइंड विच ड्राइव्स यू, इट इज नॉट द फिजिकल पावर विच ड्राइव्स यू. और अगर हम देखें तो एज अ ह्यूमन हम एनिमल किंगडम से इसीलिए अलग हैं क्योंकि हमारे पास में माइंड पावर है, हमारे पास में पावर ऑफ इमेजिनेशन है, हमारे पास में पावर ऑफ प्लानिंग है. तो यही सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, और इन फैक्टर्स को डेवलप करने के लिए मेरा काफ़ी इंक्लिनेशन था. आई यूज्ड टू रीड गुड बुक्स. जब मैं 11th क्लास में था, हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ हूँ, तो उस समय मैं लेकर आया करोड़पति कैसे बने, स्वेट मॉडर्न की. तो दीज आर ऑल बुक्स ऑफ मोटिवेशन विच गिव्स यू अ गाइडेंस कि किस डायरेक्शन में कैसे प्रोसीड करना है. तो बस प्रोसीड करते चले गए, और कहते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा के तो कुछ होता नहीं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो ईश्वर की कृपा भी नहीं होती. तो ईश्वर की कृपा और अपनी मेहनत और विजन मिला जुला के सब बढ़िया हो गया. सर, आपने आज से 25 साल पहले अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोला. कह सकता हूं कि आपने उसको इतना सक्सेसफुल बना दिया कि आज वो ऑटोमेशन के ऊपर आ चुका है.
आपकी रील भी है ना कि बिजनेस को अच्छे से चलाओ, ऑटोमेट करो और नेक्स्ट पे शिफ्ट हो। तो ऐसे ही आपने नेक्स्ट पे शिफ्ट होके अपना जिम खोला, एस्थेटिक्स खोला, और उसके अंदर भी आपने उन चीज़ों को ऑटोमेशन पे लिया है। नाउ अब आप एक नया वेंचर ओपन करने जा रहे हैं, मेडिप्रेन्योर, जिसके अंदर आप एंटरप्रेन्योर और मेडिकल लाइन वालों को मिक्स करके कुछ कोर्सेज देना चाहते हैं। तो सर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमको। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एट एंड ऑफ द डे जब हम काम करते हैं तो हमको सोसाइटी की हेल्प भी करनी होती है, सोसाइटी में वैल्यू भी ऐड करनी होती है, और एट द सेम टाइम पैसे भी कमाने होते हैं। तो एथिकल एंड लीगल मनी हमारा अर्न करना इज़ द बेसिक। किसी भी बिजनेस के लिए, कुछ भी करने के लिए प्रॉफिट इज़ द बेसिक कंपोनेंट। और आप जितनी जल्दी अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे डाल पाएंगे, ऑटो पायलट मोड से मतलब ये होता है कि जैसे ऑटो पायलट वर्ड वहीं से आया है, पायलट मतलब हवाई जहाज जो आदमी चला रहा है, कि वो अपनी सीट छोड़कर उधर घूमने आ जाता है, बात करने लग जाता है। भाग मिल्खा भाग में हाँ। हमने देखा भी था कि तो कि पायलट तो घूम रहा है भाई। सही बात है। तो उसी तरह से आपका बिजनेस इतनी ईज के साथ होना चाहिए, उसमें आपके जो सिस्टम्स होने चाहिए, जो आपका पावर ऑफ डेलीगेशन है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप अगर नहीं भी हैं तो भी वो जगह ऑटो मोड पर अर्न कर सके। तो आप जितने ज़्यादा बिजनेसेस डेवलप कर सकते हैं या जितनी ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप कर सकते हैं तो आप उतने फ्री हो सकते हैं, आप अपनी मनी को एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप एक बिजनेस डेवलप कर लेते हैं और पूरी तरह से वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, ऑब्वियसली आप नेक्स्ट बिजनेस और फिर नेक्स्ट बिजनेस पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये एक आर्ट एंड साइंस है, और चूंकि आईआईएम से ट्रेंड हूँ तो मैं चाहता था कि जो मैंने किया और जहाँ से मैंने सक्सेस ली, तो वो चीज़ें मेडिकल में जो लोग अभी आ रहे हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो भी अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, या जो ऑलरेडी फील्ड में तो है लेकिन उनको रिक्वायर्ड सक्सेस जो उनके मन की बात है वो नहीं हो पा रही है, तो हम उनको एक सिस्टमैटिक कोर्स प्रोवाइड कराएं। तो दैट इज़ मेडिप्रेन्योर। तो उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यही है कि किस तरह से हम स्किल्स को अपनी डेवलप करें एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। वो भले हम एमबीबीएस हैं, एमडी हैं, हमने आयुष से हैं, हम डेंटिस्ट हैं, या हम पैराक्लिनिकल हैं, तो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए अभी तक कोई सिस्टमैटिक कोर्स अवेलेबल नहीं था। तो वो जो स्किल सेट है उनको जो इम्पार्ट करना है, उसके लिए ये वाला कोर्स है मेडिप्रेन्योर। मेडी मतलब मेडिकल एंड प्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योर, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो मेडिप्रेन्योर। सर आपने इसके सिस्टम की बात करी, तो आप इस कोर्स के अंदर किस टाइप की स्किल्स के ऊपर आएंगे? जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या टेक्निकल स्किल काफ़ी है, या ऐसी कौन सी ऐसी दूसरी जो स्किल्स हैं जो हमको एक सक्सेसफुल हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाती है, वो कौन सी स्किल्स है जो हमको इस मेडिप्रेन्योर एक्स के अंदर सीखने को मिलेंगी? उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमको। टेक्निकल स्किल तो देखिए कोर है, लेकिन सिर्फ कोर से काम नहीं चलता। अब इसके बाद में आपको और लेयर्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो उस लेयर के अंदर जो एक बहुत बेसिक से स्किल है, क्योंकि अभी लैक्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर कमिंग इनटू द मार्केट, तो आपको अपनी ब्रांड बनानी आनी चाहिए। आपको उस भीड़ में खुद को अलग कैसे दिखाना है। आप अगर एक स्पेशलिस्ट है तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से खुद ही पूछिए ना कि ये पेशेंट आपको सेलेक्ट क्यों करेगा। आपके पास में टेक्निकल स्किल है, एग्रीड, लेकिन इस बात का पता पेशेंट को कैसे चलेगा? और फिर इतने सारे लोग एमएस एमडी करके, एमबीबीएस करके और अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में निकल रहे हैं, तो वो आपको क्यों चुने? तो इस बात को उसको समझाने के लिए, इस बात को उसको बताने के लिए आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा।
अब वो कम्युनिकेशन जो है, एक तो आपका डायरेक्ट वन ऑन वन पेशेंट कम्युनिकेशन है, वो तो जब पेशेंट आएगा आपके पास, वर्ड ऑफ माउथ से बात जाएगी, तब तक तो देखो बरसों चले जाएंगे ना, डिकेड्स निकल जाएंगे। तो वो तो अच्छा करना ही है, लेकिन साथ में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज़ करने हैं, आपको प्रिंट मीडिया कैसे यूज़ करना है, आपको अपना पीआर कैसे बनाना है, सो दैट आप कम से कम समय में अपने को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकें, रादर देन यू वेटिंग फॉर द पेशेंट, पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर यू कि नहीं नहीं इन्हीं डॉक्टर साहब को दिखाना है। तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्विंट एसेंशियल स्किल्स जो आपको इसके अंदर चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपने कोर्स के अंदर मैंने पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हाउ टू नेगोशिएट लॉ, मतलब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लॉ भी आना चाहिए। तो सर आपने सिर्फ अभी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बारे में ही बताया है, ये दूसरी चीजें कहाँ पर काम आएंगी उसके बारे में भी थोड़ा सा हमको बताएं। अब देखिए, जो नेगोशिएशन है ना, ये तो हर जगह ही काम आएगा। हमारी हर एक जगह पे नेगोशिएशन है। आप अपने स्पाउस से बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आप कुछ ना कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं। मूवी जाना है, पार्क जाना है, कौन सी शॉपिंग करनी है, यहाँ पर भी आप नेगोशिएट कर रहे हैं। आप जब अपने बच्चे से बात कर रहे हैं तो भी आप नेगोशिएट कर रहे हैं। कई बार हम पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं तब भी हम नेगोशिएट कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। तो नेगोशिएशन इज द वे ऑफ लाइफ, आप इसके साथ में होते हैं रोज। अब आती है बात कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को नेगोशिएशन किन जगहों पर स्पेशलाइज्ड वे में चाहिए। तो हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जहाँ तक मैंने देखा कि मैंने ऐसी ऐसी मशीनें देखी डायग्नोस्टिक सेंटर में ही खाली, जिसमें वो मशीन का प्राइसिंग, कोटेशन प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ एंड यू एंड अप इन बाइंग विद दैट एट 3.5-4 करोड़। तो अब अगर आप नेगोशिएशन नहीं समझते और आपने उस 10 करोड़ की मशीन का प्राइस 5 करोड़ भी करा लिया, तो आपको लगा कि वाओ मैंने तो 50% डिस्काउंट ले लिया, लेकिन शायद वहां पर आपको 60%, 65% भी डिस्काउंट भी मिल सकता था। तो यू पेड 1 to 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा। अब आप सोचिए कि अगर आप एक कंसल्टेशन के 1000 रुपीज लेते हैं तो आपको 1.5 करोड़ रुपए की सेविंग करने में कितना समय जाएगा, और अगर आप ठीक से नेगोशिएट कर लेते तो आप देन एंड देयर बचा लेते। ऐसी ना मालूम कितनी मशीन्स हैं। और जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट का साइज बड़ा होता जाता है, यू मस्ट लर्न हाउ टू नेगोशिएट, along with that how to maintain relationship with negotiation. Mean to say it has to be a win-win negotiation. मतलब no party loses, you also gain and the person with whom you are negotiating also gains. It is known as value addition for both the parties. तो अब आपको ये आर्ट है और साइंस दोनों का मिक्सचर है, और आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए। If you don't know negotiation, obviously you will end up by paying very heavy price of not knowing it. सर आपने मेडिकल लॉ के बारे में भी बताया है, और ऐसे देखा जाए तो आप भी LLB आपने कर रखी है, आपने काफ़ी सारी डिग्रियां भी कर रखी है, तो उसके अंदर आपकी LLB भी है। तो सर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एक लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों उसको लॉ पता होने चाहिए? तो लॉ तो हर एक को पता होना चाहिए, बट जब बात होती है मेडिकल लॉ की, तो मेडिकल की फील्ड बहुत सेंसिटिव फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप पेशेंट से डील कर रहे हैं, और जब आप पेशेंट से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइफ की बात आ जाती है, और जब लाइफ की बात आ जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। इन कंट्रास्ट कि आप एक टीवी सेल कर रहे थे और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप टीवी रिप्लेस कर सकते हैं, पर किसी के फादर को कुछ हो गया तो आप फादर कहाँ से रिप्लेस करोगे। तो वहाँ पर बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो इट इज लॉ, एंड बिहाइंड दैट लॉ लॉट ऑफ इमोशंस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स ऑफ द पेशेंट इज गोइंग ऑन। तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑन टू द राइट साइड होना जरूरी है, क्योंकि जब आपका केस कोर्ट में जाता है ना, तो भी एक जो टिल्टिंग है, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, पुलिस, जुडिशरी, मीडिया,
उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर पेशेंट की तरफ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, क्योंकि वही इमोशंस काम करते हैं वहाँ पर भी। तो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट होना पड़ता है लॉ पर अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर अब टू द पॉइंट होने के लिए आपको लॉ आना भी तो चाहिए। आपको जब पता ही नहीं है कि सही साइड क्या है तो आप कैसे खड़े होंगे? आपको ऐसे कंसेंट लेनी है तो कंसेंट लेने का प्रॉपर फॉर्मेट है आपके पास में, उस फॉर्मेट पे कंसेंट होनी चाहिए। वीडियो कंसेंट कैसे लेते हैं, तो ये बहुत सारी निटी ग्रिटीज है ना। बहुत सारे लोग आपको हैरेस करने आते हैं, तो उस हैरेसमेंट से आपको कैसे बचना है? आपको ब्लैकमेल क्यों नहीं होना चाहिए? ब्लैकमेल होकर आपको पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको इन बातों की समझ होनी चाहिए कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपकी लीगल राइट्स क्या हैं, एंड एट द सेम टाइम पेशेंट की लीगल राइट्स क्या हैं, ताकि आप उसको सही ढंग से डिलीवर कर सकें। तो अगर मेडिकल लॉ की नॉलेज है डॉक्टर को, तो उससे पेशेंट को भी बहुत फायदा होता है, बिकॉज a doctor is working with the complete understanding of patient's rights, and at the same time डॉक्टर को बहुत फायदा होता है कि मालूम चला एक भी दो केसेस भी गड़बड़ हो गए and people are kind of surrounding you, taking all of your money, all of your reputation, and when you know the law you can protect yourself and the society. इन शॉर्ट मतलब आप के किसी रसूखदार के फैमिली मेंबर अगर वो बचा नहीं पाए तो उन लोगों से किस तरह बचा जाए, आप ये भी आप इन शॉर्ट बता दे रहे हैं। क्योंकि हमने ये चीज देखी है सर के नॉर्मल लोग तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हाँ कि डॉक्टर सिर्फ बचा मतलब वो अपनी मेहनत कर सकता है, वो अपनी नॉलेज से सामने वाले की गलती पकड़ सकता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन जो रसूखदार होते हैं वो आके हंगामा करने लग जाते हैं, वो केस भी कर देते हैं। तो उन लोगों से किस तरह बचा जाए ये आप। हाँ देखिए, नियम है पूरे मेडिकल में वायलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर एक्ट्स हैं, और आप अगर सही ढंग से यूज करते हैं तो पूरी लॉफुल मशीनरी आपको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन आपको पता तो हो कि कहाँ पे हेल्प मांगनी है ना। किसी के रसूखदार होने या रसूखदार ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जान तो हर एक की कीमती है, भले वो पर्सन रसूखदार था जो पेशेंट था या नहीं था। तो एज अ डॉक्टर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर करें, लेकिन कौन सी लाइन हमें क्रॉस नहीं करनी है इस बात की समझ आपको मेडिकल लॉ देता है। कई बार आप अच्छे के लिए करने जाते हैं, कहते हैं ना हवन करते हुए हाथ जल गए, तो आप अच्छा करने के लिए गए है ना, और डॉक्टर ऑब्वियसली अच्छा ही करने की कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर उसको लॉ का पता नहीं है एग्जैक्टली कि उस अच्छे को करने के लिए उसको कंसेंट क्या लेनी चाहिए थी, किस लिमिट तक उसके पास में पावर्स थी, किसके बाद में उसको आगे जाना था, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल लॉ के अंदर निटी-ग्रिटीज आपका पता होना बहुत ज़रूरी है, टू प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन, टू प्रोटेक्ट योर मनी, टू प्रोटेक्ट योर प्रैक्टिस, एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पेशेंट्स। सर आपने डिजिटल एरा की भी बात करी थी, और डिजिटल एरा अभी देखा जाए तो पूरा एआई के ऊपर आ चुका है। तो क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी एआई की जरूरत पड़ सकती है क्या? और वो अगर पड़ सकती है तो वो किस तरह एआई को यूज कर सकता है अपने प्रोफेशन के अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टूल। जैसे आप बोलें कि क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है, तो जैसे किसी भी प्रोफेशनल को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जरूरत पड़ती है। उसी तरह से उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जरूरत पड़ती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई हवा नहीं है, आपके पास में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप बड़े आराम से काम लेकर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपको चैट जीपीटी सीख लीजिए, जेमिनी सीख लीजिए। डिज़ाइनिंग करनी है तो कुछ कैनवा के बड़े अच्छे टूल्स हैं, एआई इनेबल्ड है। अब तो फ़ोन में भी अच्छे से एआई इनेबल्ड हो गया। अभी मैंने लेटेस्ट सोनोग्राफी मशीन खरीदी है तो वो भी एआई इनेबल्ड है ना। अभी हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स आ रहे हैं, वो भी एआई इनेबल्ड है। तो एआई के बिना तो अब आप कल्पना भी नहीं कर सकते रहने की। अब आप उससे डर के बैठ जाएं और आप सोचें कि भाई टेक्निकली मुझे नहीं सीखना, आपकी मर्जी, लेकिन दिस इज अ वेरी हाई प्राइस टू पे।
तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। आपको एआई के बिना आपकी लाइफ चल नहीं पाएगी, क्योंकि जिस आदमी को एआई आता है और आपको अगर नहीं आता है तो वो आपसे 25, 30, 40, 50 टाइम्स बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो फाइनली तो लाइफ इज अ रेस, यू हैव टू, है ना। वो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता 3 इडियट्स के कि लाइफ इज नॉट अ रेस, इट इज अ रेस। यू have to beat the competition, you have to outperform others. If you are not outperforming others, how you will get the point you want to? आपने जब अपना नीट एग्जाम क्लियर किया था तो क्या रेस नहीं लगाई थी? क्या आप क्या आप टॉप 1%, टॉप 2% में नहीं आए थे? नहीं आए होते तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही कहाँ से होते? तो लाइफ इज अ रेस, एंड फॉर दैट रेस you need tools, and those tool में जो बहुत important tool है अभी करंट एरा में वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जितनी जल्दी उसके साथ में अपने को अकस्टम करेंगे, जितनी जल्दी उसको यूज करना शुरू करेंगे, बस फिर कुछ समय बाद आपको लगेगा अरे यार एआई के बिना लाइफ कैसे चलेगी। तो इसलिए उससे बिल्कुल नहीं घबराएं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लें एंड यू विल बी सॉर्टेड। सर, आपने अभी तक जितना भी बात कही, तो ये अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर किसी ने एमबीबीएस किया है तो उसके लिए ये फील्ड है, उसके लिए ये कोर्स बना है। जो दूसरे जो लोग हैं, जैसे जिन्होंने एमबीबीएस नहीं करा है, जो दूसरी स्ट्रीम से हैं लेकिन वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है और किस तरह हेल्पफुल है ये? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से लेनी है तो कैट या जीमैट क्लियर करना पड़ता है। अब कैट और जीमैट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत सारी मैथ्स है, रीजनिंग और ये सब, मतलब बिना मैथ्स के आप उसको पार नहीं कर सकते, और इंग्लिश भी बड़ी हाई फाई आती है। तो कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर थोड़ा सा उसकी इंग्लिश वीक है या मैथ्स में वीक है तो वो कैट और जीमैट क्वालिफाई नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जिसको हेल्थ केयर की नॉलेज है, वो बेचारा कैट और जीमैट पास नहीं कर पाएगा। तो वहां पर जो मैनेजमेंट पढ़ने के लिए जा रहा है वो डॉक्टर नहीं है, है ना। ठीक है। और जो मैनेजमेंट का प्रोफेसर है उसको हेल्थ केयर के बारे में कुछ खास नहीं पता, क्योंकि ना तो वो डाइसेक्शन टेबल पे बैठा था, ना उसने आउटडोर अटेंड करी है। वो उसको आधा अधूरा ज्ञान जो कुछ डॉक्टर्स देते हैं बेचारे के पास चला जाता है। तो अब आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हो और जिसको मैनेजमेंट से भी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से ट्रेन हो, तभी तो वो गैप ब्रिज होगा ना। तो ही तो पता लगेगा। जब तक आपको दोनों के बारे में नहीं पता तब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा, एक ब्रिज नहीं बनेगा। तो इसलिए जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है। ओके। है ना, क्योंकि जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनको हेल्थ केयर के बारे में नहीं पता, है ना। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस बात के साथ में एग्री करेंगे कि हमारी ब्रांच बड़ी प्रैक्टिकल ब्रांच है ना। आप उसको खाली थियरी में पढ़ के नहीं कर सकते। तो जो मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं वो आपके साथ कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकते फॉर द हेल्थ केयर नॉलेज, उनको कभी भी नहीं आएगा वो। तो अब भले ही आपने एमबीबीएस करा हो, भले ही आपने आयुष करा हो, भले ही आपने डेंटिस्ट्री करी हो, भले ही आप पैरा क्लिनिकल में हो, ये वाला कोर्स सबके लिए ओपन है। ओके। है ना, क्योंकि आपके लिए जो चैलेंजेस हैं वो बड़े यूनिक हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल के चैलेंजेस बड़े यूनिक हैं और उस यूनिकनेस की वजह से सॉल्यूशन भी आपको यूनिक चाहिए। तो जो टिपिकल मैनेजमेंट के कैप्सूल बने हैं वो आप सीधे स्वॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के हिसाब से उसको टेलर मेड करना पड़ेगा। तो ये वाला कोर्स सबके लिए है जो हेल्थ केयर में आना चाहते हैं, जो हेल्थ केयर में प्रैक्टिसिंग हैं या हेल्थ केयर में प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो हेल्थ केयर अभी स्टूडेंट्स हैं, वो सब लोग इस वाले कोर्स से बेनिफिट होंगे।